प्रणाम। ज्ञान भंडारा कृष्णेंद्र कथा में आपका स्वागत है। अश्विनी जी दिल्ली वाले, मुझे प्राणाचार्य की उपाधि मिली थी उज्जैन से, तो प्राणाचार्य अश्विनी जी कहना शुरू किया अभी लोगों ने मेरे को। तो कल से हमने ज्ञान भंडारा का कार्यक्रम शुरू किया गया था, क्योंकि अग्रोहम समाज ने उसको स्पॉन्सर किया था। तो ज्ञान भंडारा यानी ज्ञान, ज्ञान यानी नॉलेज, नॉलेज यानी टेक्नोलॉजी। नॉलेज कैन बी साइंस ऑल्सो, बट वी आर टॉकिंग प्रिसाइजली टेक्नोलॉजी। एम्बेडेड टेक्स्ट सिस्टम फॉर ऑल, ये एक कवर पेज है किसी एक मैगजीन का, बुक का, जो बता रहा है कि एम्बेडेड टेक्नोलॉजी इज एन ओशियन इन विच शिप्स लाइक आईटी इंजीनियरिंग सर्वाइव। यानी एम्बेडेड टेक्नोलॉजी एक मूल टेक्नोलॉजी है और उसके अंदर समुद्र है। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी अगर समुद्र है तो उसमें इंजीनियरिंग की सारी ब्रांचेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वगैरह डाल दो, फिर साइंस की सारी ब्रांचेस डाल दो, फिर जिंदगी की सारी ब्रांचेस डाल दो, तो वो सारी की सारी छोटी छोटी बोट्स हैं जो कि इतने बड़े ओशियन में तैरती रहती हैं। अब यहां पे हम एम्बेडेड टेक्नोलॉजी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ इंजीनियरिंग एक्सीलेंस बताया गया है इसको, नेक्स्ट ऑर्बिट ऑफ इंजीनियरिंग एक्सीलेंस। सो एम्बेडेड टेक्स्ट सिस्टम की बात हो रही है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एम्बेडेड टेक्नोलॉजी प्रिसाइजली विच डिलीवर्स टेक्स्ट सिस्टम। जो सिस्टम्स बनाती है, टेक्नोलॉजी पहले आती है, फिर उसके बाद उसको उपयोग करके हम लोग सिस्टम बनाते हैं। जैसे विंडोज करके एक टेक्नोलॉजी आई, उसके ऊपर ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसको कहते हैं हम, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक डॉक्यूमेंट आता है, वर्ड करके एक टेक्नोलॉजी आई और उसका यूज करके उसमें मैंने अलग अलग तरह के लेटर्स, जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी है, किताब लिखनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उस टेक्नोलॉजी का यूज करके एप्लीकेशन। तो सिस्टम किसको कहा गया? लेटर को, जो हम यूज करते हैं या बनाते हैं, और टेक्नोलॉजी उसको कहा गया जिसका हम यूज करते हैं। तो इसमें वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो टेक्नोलॉजी हुई, और लेटर जो लिखा हमने या उसके अंदर जो कुछ भी मैटर हमने लिखा वो हमारा सिस्टम हुआ और वो हमने डिलीवर किया। तो सिस्टम यूजफुल होता है, टेक्नोलॉजी यूजफुल होती है कि नहीं होती है मैं कह नहीं सकता, पर टेक्नोलॉजी के बिना आप सिस्टम बना ही नहीं सकते। तो टेक्नोलॉजी, पर क्या टेक्नोलॉजी दिखाई देती है? टेक्नोलॉजी दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिसको आपने लेटर भेजा है उसको ये नहीं पता कि ये किस टेक्नोलॉजी का यूज करके लिखा गया है, ये नहीं पता, उसको यूज करने वाले को नहीं पता। लेकिन जब सिस्टम की बात होती है तो डेफिनेटली है कि उसके पीछे कोई ना कोई टेक्नोलॉजी होगी। तो हम टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करें, ये छुप क्यों गई, इसके बारे में जानकारी क्यों। हम लेटर की बात तो करते हैं, पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसकी बहुत पब्लिसिटी की गई है कि वर्ड के बिना आप लेटर नहीं लिख सकते। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलता किस पर है? विंडोज पर। बिना विंडोज के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल नहीं सकता, बेकार है। तो टेक्नोलॉजी विंडोज हुई या माइक्रोसॉफ्ट हुई? विंडोज के लिए एप्लीकेशन हो गई वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो तो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन हो गई, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेक्नोलॉजी हो गई अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो, क्योंकि लेटर प्रोडक्ट हुआ। तो प्रोडक्ट के पीछे टेक्नोलॉजी। नॉर्मली ये कहा गया, समझा जाता है कि प्रोडक्ट है तो उसके पीछे कंपोनेंट्स होंगे, तो ये गलत है, बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन है, मिथ है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो मैं जरा इसको कैमरे को लगा देता हूं, मैंने इंट्रोडक्शन दी है ये छोटी सी, कि आज टॉपिक क्या रहेगा, विषय क्या रहेगा। जी, प्रणाम। प्राणाचार्य अश्विनी जी दिल्ली वाले, एंकर डिजिटल लिविंग आपके सामने है, और हम लोग आज जो चर्चा करेंगे वो करेंगे माइथोलॉजी पर। सब्जेक्ट है माइथोलॉजी, मिथ। माइथोलॉजी जो शायद मिथ से बना है, आई डोंट नो मिथ से बना है या नहीं, पर एक हिंदी में एक शब्द हुआ करता था मिथ्या। मिथ्या मतलब झूठ, कंफ्यूजन नहीं है।
मिथ्या का मतलब कंफ्यूजन नहीं है, मिथ्या का मतलब है झूठ। और एक शब्द होता है सत्य। हिंदी में झूठ को कहा जाता है असत्य। अब यहां पर यह समझने वाली बात है कि हम जो बात कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ना कि प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट बाद में आता है, पहले टेक्नोलॉजी आती है, और टेक्नोलॉजी से पहले विचार आता है। तो क्या विचार मिथ्या है? क्या विचार मिथ है? क्या विचार माइथोलॉजी है? और एडवर्टाइजमेंट ये रहती है कि एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो भैया आइडिया अगर जिंदगी बदल सकता है तो इसका मतलब आइडिया मिथ कैसे हो जाएगा, मिथ्या कैसे हो जाएगा, माइथोलॉजी कैसे हो जाएगा? या हमने माइथोलॉजी शब्द को समझने में गलती करी? क्या हमने मिथ्या शब्द को समझने में गलती करी? मेरे ख्याल से हां। क्यों? क्योंकि शब्द तो सत्य और असत्य था। जब से ये मिथ्या शब्द आया, ये मिथ्या शब्द आया कहां से? तो ये समझने की बात है कि ये मिथ्या शब्द आया कहां से। यानी लैंग्वेज को किसने कहां पर कैसे मिसयूज करना शुरू किया, ये कंफ्यूजन नाम की चीज आई क्यों, कैसे आ गई, कहां से आ गई? और कंफ्यूजन और मिथ्या और माइथोलॉजी और मिथ, इनमें फर्क क्या है? हम लोग प्रोडक्ट को देखते हैं और यूज करते हैं उसको, पर वो प्रोडक्ट के पीछे क्या है? तो प्रोडक्ट के पीछे है टेक्नोलॉजी? नहीं, नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं है प्रोडक्ट के पीछे। प्रोडक्ट के पीछे है कंपोनेंट्स। जो सबको पता है कि भैया थर्मामीटर बना है तो उसके अंदर कांच लगाया, ग्लास का बना है, उसके ऊपर मार्किंग हुई है और उसके अंदर मरकरी भरा गया है। तो प्रोडक्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं या दिखाई नहीं भी देते, कंपोनेंट दिखाई नहीं देते। प्रोडक्ट दिखाई देता है, कंपोनेंट दिखाई नहीं देते। अगर हम डिजिटल थर्मामीटर की बात करेंगे, अब ये देखो मैंने अभी बताया आपको मरकरी, अब हम डिजिटल थर्मामीटर की बात करते हैं, तो डिजिटल थर्मामीटर में जरूरी नहीं है कि मरकरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि थर्मामीटर, अगर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर बना रहे हैं, हम डिजिटल थर्मामीटर बना रहे हैं, तो बहुत सारे सेंसर्स अवेलेबल हैं जो कि टेम्परेचर को डिस्प्ले में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप लेवल समझो, लेवल समझने, मैं समझा रहा हूं यहां पर, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और एग्जाम्पल मैंने थर्मामीटर दिया, लेकिन हम डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे कंप्यूटर का। सबसे आसान है समझना। ये कंप्यूटर हमें क्या बता रहा है? डिजिटल सिस्टम की बात हो रही है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है। शुरुआत हमने एम्बेडेड से करी थी। एम्बेडेड का मतलब है जो छुपा हुआ है, हिडन। अगर अंग्रेजी में बात करें तो छुपा हुआ है, हिडन है। और अब यहां पर शब्द देखो, असत्य की बात करो, सत्य असत्य। जब असत्य कह रहे हो तो यानी सत्य छुपा हुआ है। लेकिन जैसे ये शब्द झूठ आ गया बीच में, तो ये क्या है पता ही नहीं है। झूठ शब्द क्या एग्जिस्ट करता है दुनिया में? नहीं करता, कर ही नहीं सकता, पर सारे जानते हैं। इसको कहते हैं कंफ्यूजन। यही है कंफ्यूजन, कि झूठ कुछ नहीं होता, हर चीज सत्य है, हर चीज सत्य है, झूठ कुछ नहीं है। झूठ नाम की कोई चीज होती नहीं। क्यों भाई? हमारे यहां पर रात है इस समय में, तो इसका मतलब नहीं कि सूरज है ही नहीं दुनिया में। अगर मैं सारा, मेरे को एक कमरे में बंद कर दिया, वो बहुत सारी मूवीज आती है ना कि किसी को एक संदूक में बंद करके रख दिया 2 साल 3 साल 4 साल, तो क्या उसके लिए तो सूर्य है एक झूठ हो गया ना। पर अगर इसी को हम असत्य कह दें
तो तुरंत समझ में आ जाएगा सत्य छुपा हुआ। झूठ कहोगे तो कंफ्यूजन, मिथ कहोगे तो कंफ्यूजन, और अगर असत्य कह दोगे तो सत्य छुपा हुआ है। उस इंसान से वो सत्य छुपा हुआ है। बस इतनी सी तो बात है। तो हम आज बात करेंगे, माइथोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज माइथोलॉजी? एक ना पीछे रिसर्च हुई थी, रिसर्च चल रही थी, टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर वाले ये काम करते रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी ऑफ माइथोलॉजी एक सब्जेक्ट बना, टेक्नोलॉजी ऑफ माइथोलॉजी। तो उसी पे चर्चा करते हुए हम लोग आज इस पर पहुंचे हैं। एक सब्जेक्ट है फाउकोलॉजी। पता नहीं आपने ये सब्जेक्ट सुने भी हैं कि नहीं सुने हैं। फाउकोलॉजी 5-7 साल 10 साल से चल रहे हैं ये दोनों, दो और भी कई होंगे, पर ये दो आज के चर्चा के विषय में मैं बताना, आज के चर्चा में इन दो शब्दों का उपयोग करना जरूरी था, बताना जरूरी था कि टेक्नोलॉजी ऑफ माइथोलॉजी एंड फाउकोलॉजी। कमाल के सब्जेक्ट हैं ये, कमाल के। मतलब इन्होंने तो ऐसा एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया कि जिंदगी है क्या, जिंदगी, जीवन सत्य है या मृत्यु सत्य है। मतलब इमेजिन हम कहां घूम रहे हैं। झूठ और मिथ के चक्कर में हम लोग टेक्नोलॉजी को तो भूल ही गए, गायब ही हो गई। एक एप्लीकेशन को हमने टेक्नोलॉजी कहना शुरू कर दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसको कहा गया? आइडिया को कहा गया है, या आइडिया को कंपोनेंट में बदला वो कहा गया है, या प्रोडक्ट कंपोनेंट से प्रोडक्ट बना उसको कहा गया है, या प्रोडक्ट के यूज करने के तरीके को कहा गया है। अब ये देख लो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज सो कंफ्यूजिंग, सो मच। तो आप भैया कंफ्यूजन की जिंदगी से बाहर निकलोगे कैसे, ये बताओ मेरे को। तो आज हम चर्चा करेंगे टेक्नोलॉजी ऑफ माइथोलॉजी की। माइथोलॉजी सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। माइथोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन में तो रहना बहुत आसान है। आंख बंद कर लो, कंफ्यूजन में आ गए आप। सूरज सामने है, सूरज आपको इतना कुछ दे रहा है, अगर आप कंफ्यूजन में तो आप लोगे ही नहीं, पर्दे करके और घर कमरे के अंदर बैठ जाओगे। चंद्रमा आपको क्या क्या दे रहा है आपको पता ही लगेगा। क्यों? क्योंकि हम तो माइथोलॉजी को पता ही नहीं, हमें माइथोलॉजी कहते हैं किसको है। तो टेक्नोलॉजी ऑफ माइथोलॉजी को समझो, वो समझना जरूरी है। तो आज की कृष्णेंद्र कथा उस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करने के लिए मैंने शाम का समय चुना, 4 बजे के बाद का। क्यों? क्योंकि ये जो समय होता है, सुबह का एक समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है उसको, आपको पता होगा। वो ब्रह्म मुहूर्त शाम का भी होता है, संध्या समय कहा जाता है इसको। संध्या 2 बार होती है। लोग नॉर्मली इतने कंफ्यूज हैं, मतलब माइथोलॉजी ने कि टेक्नोलॉजी का क्योंकि पता नहीं था, तो उसने ऐसा कर दिया कि हमें संध्या का मतलब ही नहीं पता, संध्या मतलब शाम कह दिया। जबकि संध्या का अर्थ होता है संधि, 2 समय मिलते हैं। एक्चुअली मिलते नहीं है समय, ये भी एक वही बात है कि माइथोलॉजी में कंफ्यूजन के चक्कर में जहां 2 समय मिलते हैं कह दिया, आकाश और धरती मिलते हैं। भैया आकाश और धरती कैसे मिल जाएंगे, मुझे ये बता दो, कोई तो बताए मेरे को कि आकाश और धरती कैसे मिल जाएंगे। कितना ज्यादा कंफ्यूजन फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी के नाम पर हमें ज्ञान है ही नहीं, टेक्नोलॉजी को हमने समझा ही नहीं, शब्दों के फेर में घुस के रह गए, सत्यानाश कर लिया अपना। अब सत्यानाश शब्द को समझो, सत्यानाश शब्द को समझो। सत्यानाश का मतलब क्या होता है? सत्य का नाश। अब बताओ कि अगर आप सत्य का नाश करोगे तो आपको मिलेगा क्या? इसीलिए सत्यानाश का मतलब बर्बाद हो गया कहा जाता है। तो सत्यानाश का मतलब सत्य का नाश कर दिया आपने,
जो कि संभव ही नहीं है। क्या सत्य का नाश हो सकता है? तो जब हम सत्य का नाश करने की बात करते हैं तो एक्चुअली हम लोग कंफ्यूजन का नाश करने की बात कर रहे हैं। हम लोग झूठ का नाश करने की बात कर रहे हैं। झूठ का नाश, तो शब्द सत्यानाश नहीं होना चाहिए था, कुछ और होना चाहिए था। किल कंफ्यूजन, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा हमें। अब तो बहुत ही ज्यादा, मतलब हम अपनी अगली जनरेशन के लिए सारे कंसर्न है, और अगली जनरेशन जो है सुसाइड कर रही है। टीनेज कम्युनिटी इज ऑन दी सुसाइड एक्टिविटी। कितना मरने के तैयार, हर सुसाइडल रेट बढ़ रहा है हर जगह पर, पूरी पृथ्वी पर। क्यों? क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी है क्या? मतलब कमाल है यार, इतना सिंपल सा शब्द है। चलो हम लोग कंप्यूटर को लेकर के चलते हैं, कंप्यूटर से शुरू होते हैं, तो हमें टेक्नोलॉजी समझ में, हमें पता लग जाएगा कि टेक्नोलॉजी क्यों हमें दिखाई नहीं देती, वो छुपी हुई है। एक बार क्या हुआ कि आज कुछ पुरानी बात है, मेरे ख्याल से 15-20 साल पुरानी होगी, शायद 15-20 तो नहीं होगी, हाँ यार 15-20 होगी, 2003-20, हाँ 15-20 के बीच में ही कुछ होगी। तो उसमें क्या कहा, उसमें एक डिस्कशन हो रहा था, कुछ बैठे थे लोग, 2-4-5 लोग बैठे थे। तो उसमें एक मार्केटिंग का आदमी था, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग का आदमी था। उसने कहा, वो एक टेक्नोलॉजी का आदमी था, और ऐसी कुछ चर्चा हो रही होगी किसी बात पर। तो उसने कहा जी आपके पास तो जो टेक्नोलॉजी है उसको 7 तालों में छुपा के रखनी पड़ेगी। और इस स्टेटमेंट का मतलब उसने बताया नहीं, और हमने भी छोड़ दिया। लेकिन अब समझ में आ रहा है, जब आईटी आया, आईटी जब पॉपुलर होना शुरू हुआ, जबकि आईटी 2003 में भी चल रहा था, 1900 कब से चल रहा है वो तो, पर वो समझ आना अब शुरू हुआ कि उसका अर्थ था कि टेक्नोलॉजी जो है वो एक्चुअली 7 तालों के अंदर बंद है, इसीलिए दिखाई नहीं देती, प्रोडक्ट दिखाई देता है। तो आज हम कंप्यूटर को रेफरेंस लेकर, मोबाइल को रेफरेंस ले लेते हैं, मोबाइल सबके पास है, तो हम कंप्यूटर की बात नहीं करते, मोबाइल की बात करते हैं। मोबाइल सबके पास है तो मोबाइल रेफरेंस लेता हूं मैं। मोबाइल के अंदर आपने एक शब्द सुना होगा, ऐप, बहुत कॉमन है। आज इसकी ऐप आ गई, आज उसकी ऐप आ गई, आज कल को ये स्टेप, कितने स्टेप चल रही है उसकी ऐप आ गई, कुछ हेल्थ की आ गई, कुछ लेटर लिखने की आ गई, कोई चिट्ठी लिखने की आ गई, कोई ड्राइंग बनाने की आ गई, कोई बैनर बनाने की आ गई, इमेज बनाने की आ गई। कितनी सारी एप्स हैं, हजारों एप्स, गूगल स्टोर भरा पड़ा है, उसके अलावा आईफोन का स्टोर भरा पड़ा है, और पता नहीं कहां कहां होंगी, और बहुत सारी ऐप है जो छुपी हुई हैं। ऐप, क्या आपकी कोई भी ऐप बिना फोन के चल सकती है? नहीं चल सकती। मतलब इमेजिन कि कोई ऐप आपकी बिना फोन के चल सकती है, आपका फोन खराब हो गया तो सारी ऐप बर्बाद हो गई। तो फोन की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐप की क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐप तो मिसगाइड भी कर सकती है, क्योंकि ऐप जो है कुछ लोगों को देख करके बताई गई है। डेटा माइनिंग, एक शब्द सुना होगा आपने, पता नहीं टेक्निकल लोग जानते हैं, आईटी से जो कनेक्टेड है उन्होंने सुना होगा, डेटा माइनिंग, डेटा एनालिसिस। तो वो डेटा एनालिसिस मतलब जितने लोगों का आपने डेटा लिया, कलेक्ट किया और उसके ऊपर बेस ऐप बना दी, तो वो उन्हीं लोगों के लिए वैलिड है, बाकी किसी के लिए वैलिड नहीं है, पर यूज सारे कर रहे हैं। तो इसी को कंफ्यूजन कहा गया है, मिथ्या। टेक्नोलॉजी और माइथोलॉजी नहीं, माइथोलॉजी इसको कहा गया है कि हम मिथ के ऊपर चल रहे हैं। एप्स जो है सबको फायदा देती है, ये एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है। कोई ऐप किसी को फायदा देगी, किसी को नुकसान भी दे सकती है, पक्की बात है ये। क्यों?
अब चिट्ठी लिखने वाली ऐप है मान लो, तो कोई चिट्ठी उसमें ठीक भी लिख सकता है, गलत भी लिख सकता है। धमकी भी तो चिट्ठी के द्वारा दी जा सकती है भाई। क्राइम भी तो चिट्ठी के द्वारा किया जाता है। तो आप बताओ कि वो ऐप फायदेमंद है या नुकसानदेह है? आप ऐसी ऐप का क्या करोगे जिसका मिसयूज संभव है? उस ऐप को बनाने का फायदा क्या? फिर कहते हैं, उसका तर्क ये आता है साइंटिफिक कम्युनिटी से कि कुछ को तो फायदा हुआ। आपने फैक्ट 5 हैं और एक्सेप्शन 1000, फिर भी हम साइंस को मानते हैं। इमेजिन कि हम कर क्या रहे हैं। वो तथ्य जो हमें सामने दिखाई दे रहा है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, पर साइंस ये कहती है उसको मान रहे हैं। भाई कैसे चलेगा काम तुम्हारा, ये बता दो मेरे को। तो माइथोलॉजी है कि लोग जो स्पेस की बात करते हैं वो माइथोलॉजी है। यस, वो लोग जो उन चीजों की बात करते हैं जो कॉमन मैन को समझ में ना आए, वो माइथोलॉजी है। अभी आजकल बहुत चर्चा चल रही है, एक ना आपने बहुत वीडियोस बने हुए हैं इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आप झांक सकते हैं। कोरोना के बारे में कौन नहीं जानता। कोई ऐसा प्राणी होगा पूरे वर्ल्ड में, पूरे पृथ्वी पर, जो जिसने कोरोना नाम ना सुना हो। कोविड-19 उसके वर्शंस, और कितने लोग मारे गए हैं ये भी आप अंदाजा लगा सकते हो। जितना आपको अंदाजा लगेगा उससे कहीं ज्यादा मरे हैं, ये भी पक्की बात है। तो उसमें उसके वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत डिस्कशन चल रहा है आजकल, कि एक वैक्सीनेशन था कोई बाहर का, और कुछ वैक्सीनेशन इंडिया में भी डेवलप हुए, कुछ वैक्सीन हर कंट्री ने अपने अपने वैक्सीनेशन डेवलप किए नेचुरली। तो बहुत हल्ला चल रहा है आज की तारीख में कि कोई टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बहुत बढ़िया कंपनी थी, पुरानी कंपनी थी। कंपनियां तकरीबन मेरे ख्याल से तो मेडिसिन में मैन्युफैक्चरर सारे पुराने ही है, कोई नया तो है नहीं। क्योंकि अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बिहाइंड दी प्रोडक्शन इज नॉट नोन। उसके बारे में ज्ञान नहीं है, उसके बारे में मिथ्या है, उसके बारे में मिथ है, वो है माइथोलॉजी। माइथोलॉजी को समझो कि माइथोलॉजी वो है, उस टॉपिक पर बात करी जाए जिसको कॉमन मैन ना समझ पाए। तो माइथोलॉजी वो है, वो माइथोलॉजी नहीं है जो हर कोई समझ पाए। कॉमन मैन, एक्सपर्ट ऑफ एनी फील्ड, वो कहते हैं कैरियर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कृष्णेंद्र कथा एक पहली ऐसी कथा शुरू हुई है जो करी गई है, जो टोटल टेक्नोलॉजी की बात करती है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, और गारंटी है कि अगर आप इसको ठीक से सुनते समझते हो तो आपकी इम्यूनिटी लेवल, कॉमन सेंस जिसको कहते हैं, उसमें डेफिनेटली इंप्रूव होगा। और ये मेजरेबल है डिजिटल सिस्टम से, आप मेजरमेंट कर सकते हैं। कॉमन सेंस इंप्रूव होगी, आत्मबल बढ़ेगा। आत्मबल क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब माइथोलॉजी का ये हिसाब हो गया कि आपका आत्मबल आपके ऊपर 0 हो गया। माइथोलॉजी उसको कहते हैं जो आपके आत्मबल को गिराए, और टेक्नोलॉजी उसको कहते हैं जो आपके आत्मबल को बढ़ाए, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करे। और सेल्फ कॉन्फिडेंस तब इंप्रूव होता है जब आपकी कॉमन सेंस इंप्रूव होती है। तो पहला स्टेप कॉमन सेंस इंप्रूव करना है। पहला स्टेप, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका किसी हालत में नहीं बढ़ सकता अगर आपके पास कॉमन सेंस नहीं है। तो आज की तारीख में जो हमारी मेडिकल कम्युनिटी है, उसकी पोजीशन ये हो गई है कि मशीन जो बता दे उसी को वो इंटरप्रेट करते हैं। मशीन ठीक बताए या गलत बताए उससे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा एनालिसिस मशीन डिपेंडेंट हो गया।
तो कॉमन सेंस तो खत्म हो गई। तो क्या अगर कॉमन सेंस नहीं है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ नहीं सकता। यह पक्की बात है, गारंटीड है कि कॉमन सेंस पहला स्टेप है इंप्रूव करना। उसके बाद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा तब आपका आत्मबल बढ़ेगा। आत्म शक्ति, आत्म बल और कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस में फर्क समझो। कॉमन सेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस में फर्क समझो। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड आत्म शक्ति, आत्म बल में फर्क समझो। तो हम लोग मोबाइल का एग्जांपल ले रहे थे इन चीजों को समझने के लिए कि मोबाइल पे जो ऐप है वो माइथोलॉजी है। मैं पूरा रेफरेंसेस के साथ बता रहा हूं। एप्स जो है वो माइथोलॉजी है, और जो मोबाइल है वो एप्लीकेशन है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है। आप मोबाइल को टेक्नोलॉजी समझोगे तो आप मूर्खता कर रहे हो, आप गलत फहमी में जा रहे हो, यानी आपकी कॉमन सेंस अभी बहुत पुअर है। मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं है, मोबाइल इज ए प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को बनाने में जो कंपोनेंट यूज हुए हैं वो कंपोनेंट है, वो भी एक प्रोडक्ट है। सब सिस्टम कह सकते हो उनको। मोबाइल को एक सिस्टम कह लो, यानी एक अलमारी कह लो, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट डाल दिए, कपड़े रख दिए, अलग अलग खाने बने हुए, अलग अलग कपड़े रख दिए। तो मोबाइल सिर्फ अलमारी है। उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट लगे हैं। तो कंपोनेंट भी टेक्नोलॉजी नहीं है, कपड़ा टेक्नोलॉजी नहीं है। जो अलमारी के अंदर रखे हैं, तो जब कपड़ा टेक्नोलॉजी नहीं है तो अलमारी टेक्नोलॉजी हो ही नहीं सकती। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं है, कपड़ा टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी अंदर जो कंपोनेंट लगे हैं वो भी टेक्नोलॉजी नहीं है। अब यहां तक तो हमें सब कुछ दिखाई दे रहा था। अब क्या है? तो जितने कंपोनेंट लगे हैं अंदर, इस अलमारी के अंदर जितने कपड़े रखे हैं, उसके अंदर और बहुत सारी चीजें लगी हुई, टांगे निकली हुई हैं, एक प्लास्टिक की डब्बी सी है, उसके ऊपर कोई लिखा हुआ है, और हर टांग का अलग अलग काम है। कंपोनेंट में जितनी भी टांगे हैं, हर टांग का अलग अलग काम है। तो उन अलग अलग कामों को जोड़ना वो भी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो टेक्नोलॉजी है क्या यार? कहां चली गई भाई? 7 ताले हैं, 7 लेयर्स। समझ रहे हो? 7 लेयर्स हैं, और दिखता आपको खाली डिस्प्ले है और कीबोर्ड, उसके अलावा दिखता कुछ नहीं। तो टेक्नोलॉजी जो है वो असत्य हो गई क्या? कैसे हो जाएगी भाई? उसके बिना तुम्हारा सब चीजें बेकार है। तो मैं आपको विंडोज का रेफरेंस देकर के, क्योंकि ये जो ऐप है ना, ये विंडोज से है बेसिकली, कई सारी विंडोज है, हर ऐप एक विंडो है, और विंडो 3rd लेयर है, तीसरा ताला है विंडो। ये समझ लो आप। तो हम बात कर रहे हैं तीसरा ताला है विंडो का मतलब, उसके ऊपर विंडोज के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो डॉक्यूमेंट बनाता है, जिसके ऊपर लिखा जाता है, और फिर जो डॉक्यूमेंट बना तो वो हुआ फाइनल प्रोडक्ट। तो फाइनल प्रोडक्ट पहला, फिर उसके बाद दूसरी लेयर हो गई वर्ड, तीसरी लेयर हो गई विंडोज। अभी हम टेक्नोलॉजी पे कहीं नहीं है, दूर दूर तक। चौथा लेवल हो गया हार्ड डिस्क, जिसको कहते हैं, क्योंकि विंडोज हार्ड डिस्क में होती है, वर्ड हार्ड डिस्क में होता है,
फिर हार्ड डिस्क को चलेगी कैसे वो हार्ड डिस्क? कंट्रोल कौन करेगा हार्ड डिस्क को? तो एक हार्ड डिस्क कंट्रोलर हो गया, पांचवी लेयर। पांचवी लेयर कंट्रोलर, जो हार्ड डिस्क को भी कंट्रोल करेगा, कीबोर्ड को भी कंट्रोल करेगा, डिस्प्ले को भी कंट्रोल करेगा। पर इनके सबके कंट्रोलर अलग अलग है, एक ही कंट्रोलर नहीं है। डिस्प्ले के लिए अलग कंट्रोलर है, हार्ड डिस्क के लिए अलग कंट्रोलर है, कीबोर्ड के लिए अलग कंट्रोलर है। अब इन तीन कंट्रोलरों को कौन कंट्रोल करेगा? छठे लेवल पे पहुंच गए हम। प्रोसेसर, नेचुरली प्रोसेसर करेगा ना कंट्रोल। अब प्रोसेसर को कौन कंट्रोल करेगा? वो है टेक्नोलॉजी, और उसको कहा गया है बायोस। वो है हिडन, वो है एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। तो कहां टेक्नोलॉजी है और कहां माइथोलॉजी है? एप्स को हमने माइथोलॉजी कहा, जबकि बायोस टेक्नोलॉजी है। वो अगर उसमें फॉल्ट आ जाता है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपके सारे कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। और उसको 7 तालों में क्यों बंद रखा गया? आप इस बात को समझो आप, कि उसको 7 तालों में बंद क्यों रखा गया, 7th लेयर पे जाकर के क्यों है, और उसके बारे में कोई बात नहीं करता। आप मार्केट में जाके देख लो, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। विंडोज के आगे कोई जाने को तैयार नहीं है, ना किसी को जाने दिया जाता। कारण, क्योंकि हम माइथोलॉजी में ही रहना चाहते हैं। विंडोज बहुत सारे तरह की है, एप्पल की अपनी विंडोज है, माइक्रोसॉफ्ट की अपनी विंडोज है, और पता नहीं सबने अपनी अपनी विंडोज बना रखी है। घर में कितनी सारी विंडो होती है। तो 7th लेयर पर टेक्नोलॉजी को रखा गया कि टेक्नोलॉजी तक कोई ना पहुंच जाए। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी उसको कहते हैं। और उसके एक्सपर्ट, वो जो टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट है वो बहुत कम है, गिनती के हैं। सारे के सारे विंडोज के तक लिमिटेड है, मैक्सिमम विंडोज तक, विंडोज से नीचे कोई नहीं जाता। और जो वर्ल्ड को ड्राइव करते हैं वो एम्बेडेड टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं जो ड्राइव करते हैं। विंडोज वाले ड्राइव नहीं कर सकते वर्ल्ड को, कर ही नहीं सकते, क्योंकि माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी का मतलब है कि जो मेरे लिए ठीक है जरूरी नहीं है कि वो साथ वाले के लिए ठीक हो। मोबाइल में कितने सारे वर्जन है, देख लो आप। आपको रोज अपग्रेड करना पड़ता है मोबाइल, हर रोज। कभी कोई ऐप अपग्रेड मांगती है, कभी कोई ऐप अपग्रेड मांगती है, कभी कोई ऐप अपग्रेड मांगती है डेली। वो कोई तो 1 घंटे में, हर घंटे में अपग्रेड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी का प्रॉब्लम ही यही है, साइंस का प्रॉब्लम ही यही है कि उसमें पैच लगाए जाते हैं। साइंस, माइथोलॉजी और साइंस गो टुगेदर, they are same. Science is dependent on mythology and mythology is dependent on science. But I'm not talking about truth and false. No. I am only talking about, मैं जो बात कर रहा हूं वो सिर्फ सत्य और असत्य की बात कर रहा हूं। असत्य यानी जिसमें सत्य छुपा हुआ है, बाकी सब बेकार है, सारे कंफ्यूजन फैलाने वाले शब्द हैं, बाकी सारी चीजें कंफ्यूजन फैलाने वाली हैं। तो मूल टेक्नोलॉजी को समझो। 7 तालों में बंद थी, पर कृष्णेंद्र कथा ने वो सारे ताले खोल दिए, हटा दिए, और मूल टेक्नोलॉजी पर ले गए आपको। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, एम्बेडेड टेक सिस्टम्स। और आपको पता होना चाहिए, पता है कि नहीं पता है, कि अगर अगेन आई एम गोइंग बैक टू महाभारत पे चलो।
तो महाभारत में अगर आप देखोगे, जो फिल्मों में दिखाई गई है या जो सीरियल्स में दिखाई गई है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। वो क्या दिखाते हैं, एक तीर निकाला और उसको छोड़ा, और फिर वो तीर किसी चीज में बदल गया। आपने देखा होगा ना। ये कैसे हो गया? विंडोज से नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वर्ड से नहीं हो सकता, ये सिर्फ एम्बेडेड में ही संभव है। एआई से नहीं हो सकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी नहीं हो सकता। ये कुछ लोग एम्बेडेड को सोचते हैं, समझते हैं कि छुपा दिया, हार्ड डिस्क छुप गई तो वो एम्बेडेड हो गई। ये गलत फहमी है। हमने अगर कपड़ा, मतलब कमाल है यार, अलमारी में कपड़े रख रहे हैं मान लो, और एक कपड़ा जो है पीछे को रख दिया, उसके आगे बहुत सारे कपड़े रख दिए, तो हमें वो दिखाई नहीं दे रहा, तो वो एम्बेडेड हो गया क्या? भाई, इस माइथोलॉजी ऑफ साइंस से बाहर निकलो, टेक्नोलॉजी ऑफ माइथोलॉजी पर चलो, आ जाओ बाहर, आना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मानव जीवन, मेरा जीवन, मेरी जिंदगी, कम से कम मैं अपनी जिंदगी को तो समझ लूं, दूसरे की तो बात की बात है। कॉमन सेंस, आपकी जिंदगी का जो वो है, आधार है, वो कॉमन सेंस है। पर कॉमन सेंस फिल्टर होकर के सेल्फ कॉन्फिडेंस बनती है। आजकल ना एक बड़ा वो चल रहा होता है, एक फनल आपने सुना होगा। अगर आप आईटी वर्ल्ड को जानते हैं या कोई भी आपका आईटी का जानकार हो तो उससे शब्द सुन लेना, फनलिंग होती है। फनलिंग क्या है? ये डेटा माइनिंग के शब्द है। डेटा माइनिंग में, डेटा एनालिसिस में यूज होता है। फनल क्या है? फनल है कि बहुत सारी डेटा आपने इकट्ठा कर लिया, 100 लोगों से बात करी और उनके एक पेपर बना लिया, और उसको, उस सारे के सारे को डाल दिया एक फनल में। फनल क्या करती है पता है आपको? वो एक पतले से नलके से निकालती है सारी चीजों को। बट यहां पे प्रॉब्लम क्या है? फनल ने तो सारी चीजें निकाल दी, फिर फनल में, पहले फनल जो होती थी उसमें जो कुछ आपने डाला उसको धीरे धीरे बाहर कर दिया। फिर लोगों ने कहा नहीं, ये क्या बात हुई, ये तो बात नहीं बनी, उसके ऊपर एक जाली लगा दी। फनल में जहां से चीजें निकल रही है एक जाली लगा दी। तो आपने शब्द सुना होगा फिल्टर। फनल, पहले फिल्टर चलता था, अब फनल चलता है। तो फनल में फिल्टर बिल्ट इन है। मतलब आपने जो 100 लोगों का डेटा इकट्ठा करा था उसको फनल में डाल दिया, तो नीचे उस डेटा को वो कुछ चढ़नी परनी कुछ करके, मतलब फनल जो है इलेक्ट्रॉनिक बना दी, मतलब उसको वाइब्रेट करा, फलाना ठिकाना करके। आप देखोगे ना, तंबाकू जब भरते हैं या कुछ चीजें, चाय बनती है तो चाय की प्रोसीजर देख लो आप, तो वो एक जाली होती है जो चलती रहती है, छानती है। अपने घर में आटा छानते हो तो वो देख लो ना, छलनी से छानते हो। तो फनल को वाइब्रेट करा जाता है, तो उसमें से वो डेटा में से ना कुछ डेटा नीचे निकलता है, बाकी ऊपर रह जाता है, उसको फेंक दिया। और वो कुछ डेटा है उसके ऊपर रिसर्च शुरू होती है। मतलब इमेजिन, माइथोलॉजी से डेटा इकट्ठा करा और फिल्टर करोगे तो माइथोलॉजी तो आएगी, आएगा क्या उसमें? रिजल्ट क्या आएगा? तुम उससे रिजल्ट कैसे निकालोगे? उसके लिए आपको कॉमन सेंस चाहिए ही चाहिए, कोई हल नहीं है आपके पास। अब कॉमन सेंस है नहीं, क्योंकि कॉमन सेंस की डेवलपमेंट का कोई तरीका बताया ही नहीं किसी ने। तो कॉमन सेंस डेवलप करने का तरीका है कृष्णेंद्र कथा और फिल्टरिंग। अब क्या है कि कॉमन सेंस आप विकास करोगे, उसका विकास आपको खुद करना पड़ेगा, सुन करके, देख करके, सूंघ करके, समझ करके। सारी सेंसेस यूज होती है उसमें, सारी की सारी सेंसेस। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस का मतलब ही समझ लो, नाम क्या कह रहा है कि दी थॉट मेड बाय, थॉट फैब्रिकेटेड बाय
ऑल सेंसेस, 5 सेंसेस है, तो 5 धागों से मिलकर के जब एक कपड़ा बना, कुछ बना, रस्सी बनी मान लो 5 धागों से मिलकर के, तो जाकर के वो है कॉमन सेंस। पर वो बेकार है, किसी काम की नहीं है। पर पहले कॉमन सेंस तो विकसित करनी ही पड़ेगी, और उस कॉमन सेंस का मालिक है कृष्ण। पर कृष्ण और भी बाकी इंद्रियों का भी मालिक है, कर्मेंद्रियों का भी मालिक कृष्ण है, उसी का नाम है कृष्ण। कॉमन सेंस जो 5 ज्ञानेंद्रियों से आती है और जो 5 कर्मेंद्रियों से आती है, वो कॉमन सेंस का 5 ज्ञानेंद्रियों से कनेक्शन, और कृष्ण से उस कॉमन सेंस को, और जो ज्ञान कर्मेंद्रियों की जो वो है, करने की जो क्षमता है, वो सारा कंट्रोल जिसके पास है, उसी को कृष्ण कहा गया है। कृष्ण उसी को कहा गया है। तो जब आप कॉमन सेंस विकसित करोगे, अपनी कॉमन सेंस को इंप्रूव करोगे, विकास करोगे उसका, तो आपका कृष्ण जागृत होना शुरू होगा। समझे? अच्छा, और अब इसके बाद क्या? कॉमन सेंस से हमने वो इंप्रूव करनी है। अब आएगा फनल। कृष्ण क्या करते हैं? सेंस, सारी सेंसेस से मिलकर के जो कॉमन सेंस आई, उसको कृष्ण ने पकड़ा और फिर उसको समझा, फिर एक विचार जनरेट किया आपको। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, सो दैट आइडिया विल बी गिवन बाय कृष्ण। एंड देन द आइडिया execution, idea converted into a product will be done by कृष्ण। क्षमता, जो कार्य करने की क्षमता है वो कृष्ण देता है, सोचने की जो क्षमता है वो कृष्ण देता है, सब कुछ विचार कृष्ण देता है, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कृष्ण देता है। और कॉमन सेंस, जब कॉमन सेंस को फिल्टर करते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिल्टर करते हैं, मेरे पास 1000 विचार हैं, बेकार है, क्योंकि काम तो मैं एक पर ही कर सकता हूं। तो वो 1000 में से एक विचार को फिल्टर करना, तब जाकर के उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो वो फिल्टर फनल आपके अंदर ही लगी हुई है, फिल्टर भी और फनल भी, सब कुछ। तो आपने विचारों को फिल्टर करना सीखना पड़ेगा, कॉमन सेंस को फिल्टर करना सीखना पड़ेगा। फनल के थ्रू, फनलिंग एंड फिल्टरिंग, बोथ प्रोसीजर्स हैव टू बी लर्न्ड एंड हैव टू बी अडॉप्टेड। सीखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे, उपयोग करने पड़ेंगे। जब वो फिल्टर होकर के और एक उसमें आ जाएगा, तो समझो कि आपके पास कुछ आया। फिर आपको जो यूज करना है उसको, तो आपको आत्म शक्ति चाहिए, आत्म बल। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को जब आप वो करोगे, मथोगे, जैसे दही, दूध से दही, दही से मक्खन, बल्कि एक स्टेप खा गया मैं बीच में, दूध से मलाई, मलाई से दही, दही से मक्खन, और मलाई से घी निकलता है। मलाई से मक्खन नहीं निकलता, मलाई से घी भी निकलता है। मलाई से मक्खन भी शायद दही जमा के तो निकाल लेते हैं, कुछ तो करते हैं। मलाई से डायरेक्ट घी भी निकलता है।
जो मलाई से डायरेक्ट घी निकला हुआ होता है वो बहुत अच्छा होता है, ऐसा कहा गया है, सुनने में आया। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको वो घी दिया जाता है, क्योंकि वो डाइजेशन में बहुत इजी रहता है और उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो काफी यूजफुल होते हैं बच्चे के लिए जो पेट में है, ऐसा कहा जाता है। वैसे ये भी शब्द गलत है कि पेट में है, पेट में नहीं होता बच्चा, बच्चा गर्भ में होता है। गर्भ और पेट में बहुत फर्क है। पेट में रोटी जाती है, बच्चा कैसे चला जाएगा? कमाल है यार, कैसे कैसे कैसा कैसा माइथोलॉजी ने कैसा कैसा कंफ्यूजन किया, साइंस ने क्या क्या कंफ्यूजन कर दिया हमें कि बच्चा पेट में होता है। मतलब कंफ्यूजन अनलिमिटेड चल रहा है। तो कृष्णेंद्र कथा तो आपको सुननी पड़ेगी, आपकी मजबूरी हो गई है। खैर, तो हमने बात करी क्या? आत्म शक्ति, आत्म बल। सेल्फ कॉन्फिडेंस का जब चर्निंग करोगे तब आपका आत्म बल बढ़ेगा, और वो आत्म बल ही आपको इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करेगा। वही आत्म बल चाहिए आपको अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो, क्योंकि फिर आप समझोगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है मेरे को। 3600 टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो मुझे कौन सी यूज करनी है इस काम के लिए, वो सेलेक्ट करोगे आप। और अगर अवेलेबल नहीं है तो आप उसको विकसित करोगे, डेवलप करोगे, फिर जाके प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा यूजफुल, और वो यूजफुल होगा सबके लिए। एटलीस्ट किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जबकि थर्मामीटर जैसी चीज जो है इतनी वो यूजफुल चीज है, पर वो नुकसान पहुंचा सकती है। कैसे? बाई चांस गलती से थर्मामीटर आपने मुंह में लगाया और टूट गया, मर्करी इज ए पॉइजन, क्या होगा? ऐसे कैसे टूट जाएगा? एक्सीडेंट तो ऐसे ही होते हैं। इसीलिए तो डिजिटल थर्मामीटर आए कि उसमें टूटने का कोई स्कीम नहीं है। डिजिटल थर्मामीटर में टूटने की कोई स्कीम नहीं है, मुंह में नहीं टूटेगा। गिर के टूट जाए तो टूट जाए, तो उसका इतना नुकसान नहीं होगा। थर्मामीटर का नुकसान हो गया वो तो हो गया, बट आदमी को नुकसान नहीं होगा, यूजर को नुकसान नहीं होगा। या थोड़े बहुत पैसे का हो गया तो चलो मान लो वो हो गया, नुकसान ही हुआ फाइनली। तो टेक्नोलॉजी ऑफ माइथोलॉजी को समझें, वहां तक पहुंचना ही पड़ेगा। और उसका जब आप यूज करोगे तो फिर आप एक तीर छोड़ोगे और उसको जैसी चाहे जिस मर्जी उसके लिए उपयोग करना चाहो कर सकते हो। एक का डिस्ट्रक्शन करना है या अरबों का, करोड़ों का, लाखों का, दसों का मिसाइल बनते हैं आज की तारीख में, तो एक ही मिसाइल कितना नुकसान पहुंचा सकता है यह आप अंदाजा लगा सकते हो। अगर उसके बाद परमाणु बम है तो पूरा का पूरा शहर खत्म हो जाएगा। अगर उसके बाद 10 परमाणु बम है तो 10 शहर खत्म हो जाएंगे। और महाभारत में कहा गया था कि एक से एक लड़ेगा, एक से दो नहीं लड़ेंगे, यह नियम था। और यह नियम टूटा तभी महाभारत ऐसी हुई कि हिसाब ही नहीं रह गया, कोई कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कुछ नहीं पता। जब तक वो नियम चल रहे थे जब तक सब ठीक था। जैसे वो नियम टूटा तो सारा का सारा घर बर्बाद हो गया, पूरा का पूरा कुटुंब खत्म हो गया, पूरा का पूरा कुटुंब खत्म हो गया। इमेजिन, पूरा कुटुंब खत्म होने का मतलब आधी पृथ्वी। एक कुटुंब खत्म होने का मतलब है उस समय के वो 2 कुटुंब थे, जो मतलब एक ही कुटुंब था जो लड़ रहे थे आपस में। तो ऑलमोस्ट पृथ्वी वीर विहीन हो गई थी, योद्धा विहीन हो गई थी, तकरीबन सारे मारे गए थे।
एक तीसरा पक्ष था, वो नहीं मारा गया। वही बात है ना कि महाभारत में 3 पक्ष थे, यही बात नहीं पता किसी को। क्यों नहीं पता भाई? 3 पक्ष थे तो सही, क्लियर कट है, फिर भी नहीं पता। तो ये है झूठ, मिथ्या और असत्य का फर्क। जब हम असत्य कहते हैं तो यानी सत्य छुपा हुआ है, उसकी खोज की जाएगी। लेकिन अगर आप झूठ कह देंगे तो वो बेकार हो गया, फिर तो वो फेंका ही जाएगा, चाहे वो कितनी अच्छी चीज हो। अगर झूठ कह दिया तो फेंका जाएगा। आपने बहुत सारे वो सुने होंगे कि एक कोई था, 4 लोग दोस्तों ने मिलकर के एक प्लान बनाया। एक आदमी सामने से आ रहा था बकरी खरीद कर, तो उन्होंने कहा कि यार इसकी बकरी से इससे बकरी छीनते हैं। बकरा था या बकरी था, कुछ तो था, इससे बकरी छीननी है हमें। तो पहला जाता है उसके पास, कहता है ये खरगोश कितने का लाए? तो वो कहता है मूर्ख, ये खरगोश है क्या तेरे को दिख रहा है? बकरी है ये अच्छी भली, तेरे को खरगोश दिख रही है। तो वो बोला कि अरे तुम्हें खरगोश नहीं दिखाई दे रहा भाई, कमाल है, तुम्हारी मर्जी, अब तुम मूर्ख बन के आ गए हो तो मैं क्या करूं इसमें, तुम्हारी मर्जी। और वो आगे चला गया। थोड़ी दूर पे दूसरा मिला, कहते भाई ये खरगोश कहां से लेके आए हो, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। अब उसको लगा कि यार कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो गई। बस ये इंडिकेशन है कि आपकी कॉमन सेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस और आत्मबल की क्या हालत हो गई है। हमें देखते तो है पर हमें समझ आता है कुछ? हमने समझा क्या उसमें कि हमारा आत्मबल तो बहुत दूर की बात है, हमारा तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस वो भी बहुत दूर की बात होगी। कॉमन सेंस तक खत्म हो गई कि 4 आदमियों ने मिलके उससे बकरी, खरगोश और वो भी कुछ बीमार खरगोश कह के फिकवा दिया। तो कॉमन सेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मबल, 3 स्टेप्स हैं। जब तक ये तीनों नहीं समझ में आएंगे तब तक आप कॉमन सेंस को इंप्रूव करोगे कैसे? और आप इंप्रूव सिर्फ कॉमन सेंस कर सकते हो, मतलब सोचो आप सिर्फ इंप्रूव अपनी कॉमन सेंस कर सकते हो, बाकी चीजें अपने आप बनेंगी, उनको फिल्टर होकर के, चर्निंग होकर के, वो प्रोसीजर ऑटोमेटिक है। तो आपके हाथ में सिर्फ कॉमन सेंस की डेवलपमेंट करना है। एक्चुअली वो भी नहीं है, सही बताओ तो। क्यों? क्योंकि आपके पास तो ज्ञानेंद्रिया है, इनका विकास करना है आपको। कॉमन सेंस तो तब डेवलप होगी जाके। तो कॉमन सेंस भी आपके हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने बकरे को खरगोश कहा और हमने मानना शुरू कर दिया, आंख से देख रहे हैं तब भी। तो वो एक खड़क सिंह की कहानी आती है कि एक डाकू था, आई थिंक खड़क सिंह नाम ही था शायद उनका, या कुछ तो था, ऐसे कुछ नाम था। एक कहानी है, मतलब एक स्टोरी है, कथा है कि या स्टोरी है मुझे नहीं मालूम, पर कथा कही है लोगों ने कि कथा के रूप में कही जाती है ये, कि एक डाकू था जो बैठा था और एक कोई आया उस पे घोड़े पर बैठ करके और उसने घोड़ा छीनना था उसका, ऐसे ही कुछ करके है वो कथा। तो फाइनली वो उसको कहता है कि संत ने ये कहा था कि मैंने ऐसे करके घोड़ा नहीं छीना, ये तुमने छीना जैसे छीन लिया, कोई बात नहीं, ले लिया मेरे से, पर बाजार में ये बात मत कहना, लोगों का भरोसा उठ जाएगा संतों से, ऐसा कुछ कहा। हाँ, वो शायद डाकू संत बन के बैठ गया था, साधु बन के बैठ गया था। आजकल बहुत चल रहा है ये कि साधु बन करके और रेकी कर रहे हैं, ये सिस्टम बहुत चल रहा है आजकल। तो ये उसी डाकू वाली कहानी का, क्योंकि ये कथा बताई नहीं गई, उसको उस तरीके से बताया गया जिस तरीके से बताना चाहिए था, वो तरीका नहीं, क्योंकि उन्होंने ही मना कर दिया था।
तो उसकी गलती नहीं है, पर सवाल यह है कि कंफ्यूजन कैसे फैला और आज तक यूज हो रहा है वो कि वेश बदल करके और रेकी कर लेते हैं। अब रेकी एक ऑल्टरनेट मेडिसिन सिस्टम है, रेकी वो है, रेकी है, ये कंफ्यूजन। तो हमें अपनी कॉमन सेंस को अगर इंप्रूव करना है तो उसके लिए हमें अपनी सेंसेस को ठीक करना पड़ेगा, उनको यूज करना पड़ेगा प्रॉपरली तरीके से, उनका विकास करना पड़ेगा जिससे कि उनको कोई बहका ना सके। जो हम देख रहे हैं वो हमें वही लगे जो हम देख रहे हैं, कोई दूसरे की आंख से नहीं देखना है, अपनी आंख से देखना है। तो ये तभी समझ में आएगा जब हमारी सेंसेस विकसित होंगी, फंक्शनल होंगी पूर्णतया। सेंसेस के ऊपर पहले ऑलरेडी बात हो चुकी है कथाओं में। तो कोई समय बताएगा क्या कितना टाइम हो गया करते हुए? थोड़ा सा अगर समय का आइडिया हो जाए तो, क्योंकि टाइम का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। तो टेक्नोलॉजी और माइथोलॉजी की बात कर ही रहे हैं हम लोग, तो आप समझो कि हमें माइथोलॉजी भी समझनी है तो टेक्नोलॉजी के एंगल से समझनी है, नहीं तो आप कभी भी भ्रमित ही रहोगे, भ्रम से कभी बाहर निकल नहीं पाओगे। और जब तक आप भ्रम से बाहर नहीं निकलोगे तो आप समझो कि आपकी कॉमन सेंस जीरो है। अगर आपको कोई एक बार भी भ्रम कर देता है दिन में तो समझो आपकी कॉमन सेंस जीरो है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं है। कॉमन सेंस जिसकी जीरो है उसकी वैल्यू कहां से हो जाएगी? आप कैरियर की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, और कॉमन सेंस अगर आपकी जीरो है तो आपके ऊपर कौन भरोसा करेगा? आपको कौन नौकरी देगा? क्यों देगा नौकरी? आप कंपनी स्टार्टअप करना चाहते हैं, मतलब आप स्टार्टअप करना चाहते हैं और आपके अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है। भरोसा तो बहुत दूर की बात है, आपकी अपनी कॉमन सेंस ही पूरी फंक्शनल नहीं है, तो आप दूसरों से वैलिडेशन ले रहे हो कि भैया ये ठीक है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे? स्टार्टअप तो आपका फेल आपने पहले दिन कर दिया। पैसे कमाना स्टार्टअप नहीं होता है। क्या आपने तरीका बदल के पैसे कमाने शुरू कर दिए तो वो स्टार्टअप नहीं होता है। स्टार्टअप होता है आप वो काम करोगे जो लोगों के भले का होगा, फायदे का होगा, कुछ लोगों के नहीं, एटलीस्ट किसी को नुकसान नहीं देगा। वो काम करोगे जो किसी को भी नुकसान नहीं देगा, चाहे वो गलत भी यूज कर ले तब भी नुकसान नहीं देगा। वार्निंग आ जाएगी। अर्ली वार्निंग सिस्टम इसीलिए बनते हैं। तो वो अर्ली वार्निंग सिस्टम ज्यादातर एम्बेडेड टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना बहुत मुश्किल काम है। हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट की बात तो करते हैं कि जब नुकसान हो जाएगा उसके बाद उसको मैनेज क्या करोगे, क्यों नहीं अर्ली वार्निंग सिस्टम पर बात की जाती? डोंट टॉक ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, टॉक ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। क्योंकि अर्ली वार्निंग सिस्टम पर बात इसलिए नहीं करी जाती क्योंकि अर्ली वार्निंग सिस्टम आपकी सेंसेस है। पुरुष में 20 सेंस होती है, स्त्री में 24 होती है, और तब भी हम अगर डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं तो जिंदगी क्या चलेगी आप सोच सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट की कन्वेंशनल लिविंग में रहना चाहते हैं, अन्यानी सभ्यता में रहना चाहते हैं, या ऐशो सभ्यता में माइग्रेट करना चाहते हैं, जो कि आ चुकी है, लग चुकी है, एप्लीकेबल है आज की तारीख में। अन्यानी सभ्यता अब एप्लीकेबल नहीं है, 13वीं हो चुकी है अन्यानी सभ्यता की। पर अगर आप ऐशो सभ्यता में आना चाहते हैं तो आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के बारे में सोचना होगा, उसके बारे में बात करनी होगी, उसके ऊपर डिस्कशन करने होंगे, उस पर डिबेट करनी होगी, वो समझने होंगे। जब तक आप मैनेजमेंट के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। डिजास्टर मैनेजमेंट इज मीनिंगलेस, इट वाज एक्चुअली नॉट गिविंग रिजल्ट्स। तभी रोगों की समाप्ति नहीं हो रही है, तभी बीमारियां खत्म नहीं हो रही हैं, बल्कि बढ़ रही हैं।
आप क्या सोचते हो कोरोना लास्ट बीमारी है? कोरोना से पहले की सारी बीमारियां खत्म हो गई? खत्म कुछ नहीं हुआ है। बीपी अभी भी है, डायबिटीज अभी भी है, हार्ट एंजाइना अभी भी है, न्यूरो अटैक अभी भी हो रहे हैं। जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको न्यूरो अटैक के साथ पैदा हो रहे हैं, पैरालिसिस के साथ पैदा हो रहे हैं, लकवा मार जाता है, पोलियो। तो हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी की बात करनी पड़ेगी। और टेक्नोलॉजीज तो सारी की सारी सनातन कल्चर ने दी है। अब क्या करोगे आप? सारी टेक्नोलॉजी बिलोंग ही सनातन कल्चर को करती है। सनातन का मतलब जिसका अंत नहीं है, यानी वो टेक्नोलॉजीज जिनका आप उपयोग सारी जिंदगी कर सकते हो, सारी जिंदगी उनका उपयोग कर सकते हो। अर्ली वार्निंग सिस्टम हमेशा चाहिए आपको, क्योंकि बीमारी तो कोई भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। आप लाना चाहो, आप कोई चाहता है कि मैं बीमार हूं? कोई नहीं चाहता, पर बीमार होते हैं तो कोई दूसरा दे देता है। कोरोना एग्जाम्पल है कि कोरोना जो है किसी और ने दी है बीमारी, आपके अंदर से जनरेट नहीं हुई है। तो कम से कम आप अपना इतना तो करो कि आपको कोई दूसरा बीमारी ना दे सके। इतना तो करो यार। इतना भी नहीं करना चाहते क्या? तो फिर तो ठीक है, बीमार रहो, क्या फर्क पड़ता है? बीमार रहने में कोई नुकसान तो है नहीं। पर अगर आप बीमार होना नहीं चाहते, और वर्स्ट पार्ट कि आप बीमार हो या ना हो, पर कम से कम आप दूसरे को बीमार ना करो, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप दूसरे को बीमार करते हो, वो कहते हैं कि अगर आप दूसरे के लिए कुआं खोदते हो तो आपके लिए खाई पहले से ही खुदी होती है। इसका मतलब क्या है पता है आपको? आप किसी भी नदी किनारे चले जाओ, या तालाब के किनारे चले जाओ, या समुद्र के किनारे चले जाओ, मैं आपको टेस्ट करने को बता रहा हूं, आप टेस्ट करके देखो ये होता है कि नहीं होता है। तो वहां पर क्या करो आप? समुद्र, जैसे मान लो ये नदी का किनारा है, उससे 10 मीटर दूर जहां तक नदी की लहर आती है, जहां तक नदी की लहर आती है वहां तक नहीं, उससे 10 मीटर दूर बैठ जाओ, क्योंकि वहां तक लहर नहीं आती है। यह आप पहले इंश्योर कर लो कि उसकी लहर कहां तक आ रही है। तो जहां तक लहर आती है वहां से 10 मीटर दूर बैठ जाओ, और वहां पर 1 मीटर का गड्ढा खोदो। तो क्या होगा? क्या बता सकते हो आप क्या होगा? मतलब इमेजिन आई थिंक ये करा भी होगा बहुत लोगों ने, जो गए होंगे नदी के किनारे, तालाब के किनारे, या समुद्र के किनारे, एक छोटा सा ना गड्ढा खोद लेते हैं, उसमें पानी आ जाता है। पानी आ जाता है ना उसमें। तो अब मैंने ये एग्जांपल दिया क्यों? अभी मैंने एक स्टेटमेंट कही थी कि अगर आप किसी के लिए कुआं खोदते हो तो आपके लिए खाई पहले तैयार है। और कुआं किसको कहते हैं? जब आप खुदाई करते हो तो वहां पर पानी आ जाए। जब तक पानी नहीं आता, जब तक खोदते रहते हो, जैसे ही पानी आना शुरू होता है तो वो कुआं हो जाता है। तो आपने और मैंने कहा लहर जहां तक आ रही है उससे 10 मीटर आगे कुआं खोदा मैंने, तो मेरे लिए तालाब पहले तैयार था, खाई पहले से तैयार थी। तो ये है सनातन कल्चर की टेक्नोलॉजीज जो बता रही हैं, और इसको कोई भी टेस्ट कर सकता है, एब्सोल्युटली कोई भी टेस्ट कर सकता है, कहीं भी, तालाब के किनारे, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, जो भी जहां भी रहता हो, कहीं पे भी टेस्ट हो सकता है ये।
इसलिए जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे हो तो समझ लो कि आपके लिए खाई खुदी हुई है, आज नहीं तो कल उसमें गिरोगे। क्योंकि आपने अगर 100 मीटर दूर कुआं खोदा है तो गिरने में उतना ज्यादा टाइम तो लगेगा ही ना, पर गिरोगे पक्का, ये पक्की बात है, एंश्योर्ड 100%। और कोरोना ने दिखा दिया कि जिसने दूसरों को कोरोना दिया उसके साथ क्या हुआ। आप देख सकते हो, सारी यूट्यूब चैनल्स भरे पड़े हैं कि आप देखो कि कोरोना कहां से आया और उनका क्या नुकसान हुआ। दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे, कुआं खोदोगे तो आपके लिए कुआं, आपके लिए खाई तैयार है। कुआं और खाई का कंपैरिजन मैंने आपको समझाया है, समुद्र और कुआं। ये समझ लो रेशो, अंदाजा लगा सकते हो आप इससे कि कुएं से निकलना फिर आसान है एक बार को, खाई से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो अब खाई से निकलने के लिए तो सिस्टम बनाने कोई आपको सिस्टम बना देगा खाई से निकलने का, लेकिन वो बेकार है क्योंकि आप कुआं फिर खोदोगे। तो इससे अच्छा, खाई से निकलने से अच्छा आप कुआं मत खोदो। और कुएं में गिरने वाला हो सकता है आपका कोई क्लोज रिलेटिव हो। परिवार के परिवार खत्म हो गए कोरोना में। एक लेकर के आया था कोरोना अपने घर में और सारी फैमिली खत्म। एक बच्चा बच गया, उस बच्चे का क्या होगा। तो हमें अपने आप को यही समझना है कि भैया हम किसी के लिए कुआं क्यों खोद, हमारे से गलती से भी किसी के लिए कुआं ना खुद जाए, हमें ध्यान ये रखना है। और ये ध्यान आपको तभी रहेगा जब आपकी कॉमन सेंस विकसित होगी। एटलीस्ट कॉमन सेंस विकसित होगी। और कॉमन सेंस विकसित तब होगी जब आपकी सारी इंद्रियां ठीक काम कर रही हैं जो है आपके पास। अब यहां पर एक सवाल आ जाता है, अरे जिसकी आंखें ही नहीं है तो वो क्या करे, जो जन्म से अंध है, जन्म से ही उनकी आंखें नहीं है, वो क्या करे। तो यहां पर मैं कह रहा हूं जो इंद्रियां हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। जिसके पास जितनी इंद्रियां हैं उनका विकास करे। वैसे कहा जाता है कि जिसकी अगर आंखों की समस्या है, पैदा होती है आंखें खराब है या बंद है, मतलब दिखाई नहीं देता, ब्लाइंड बाय बर्थ जिनको कहा गया है, तो उनकी बाकी सेंसेस ज्यादा विकसित होती हैं, ऐसा सुनने में आया है। मेरे को पता नहीं है, मैंने वेरीफाई नहीं किया, ये मुझे पता नहीं है, पर सुनने में जरूर आया है। यूट्यूब में भरे पड़े हैं सारे वीडियोस दुनिया भर के, आप उनसे समझ सकते हो, सीख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। कल 23 तारीख है और कृष्णांश चालिया शुरू हो रहा है। ये निश्चल मंदिर वालों को पता होगा, निश्चल टेम्पल में जो जाते आते हैं या जो ऐशो सभ्यता में माइग्रेट कर रहे हैं या कर गए हैं या करने की प्रोसीजर में आ गए हैं, उनको पता होगा इसका, कृष्णांश चालिया। तो कल से 7 दिन की कृष्णेंद्र कथा चलेगी 23 से लेकर 29 तारीख तक, और इसकी पूर्णाहुति होगी कृष्णिष्ट मंदिर में अंबाला। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेंगी, कथा वहीं से चलेगी, कृष्णिष्ट मंदिर से ही कथा चलेगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से, FB लाइव चलेगा, आप उस पर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। कल शाम को शायद 4:30 बजे से शुरू होगा यह कार्यक्रम। तो जो लोग अभी कर रहे हैं, अपने कृष्णांश चालिया करते हैं जो लोग, अगर वो चाहे तो इसके साथ अपने कृष्णांश चालिया की प्रोसीजर को जोड़ सकते हैं। कृष्णेंद्र कथा के साथ चलेगी, करीब 2 घंटे के आसपास चलेगी मेरे ख्याल से। ये ऑलरेडी कृष्णांश चालिया का जो समय रहता है आधा घंटा पौना घंटा रहता है, ऐसा सुनने मेरे को पता लगा है। तो वो इसके अंदर हो जाएगा तकरीबन सारा, कथा के साथ साथ होता रहेगा, कथा में ही होगा। मतलब वो चालिया का जो चालिया पार्ट है कृष्णांश कथा का,
तो जो ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं। उसमें अपनी अपनी कृष्णाष्टमी चालिया करनी है सबको, तो सब अपना अपना ज्वाइन कर सकते हैं और हवन अपना उसके हिसाब से जब भी वो किया जाएगा तो उस समय में कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा, जैसे जिसको सूट करे वो समझ के कर लेगा तो अच्छा रहेगा। और आज का क्योंकि समय हो चुका है तो मैं आज का कार्यक्रम यहीं पर ही आज के सत्र को विराम देना चाहूंगा गाय ज्ञानिता गा करके। और गाय ज्ञानिता का मैं गान करूंगा और उसके बाद आज का सत्र समाप्त हो जाएगा। और कल कृष्णेंद्र कथा 7 दिन वाली सप्ताही की चलेगी, जो कृष्णांश चालिया का हिस्सा बनेगी। तो कृष्णांश चालिया जिसका हिस्सा बनेगा, मैं ये कहूंगा ज्यादा बेटर है। तो जो लोग अपनी कृष्णांश चालिया इस समय में करना चाहें उन लोगों को इसमें ज्वाइन कर ले तो अच्छा रहेगा। कथा भी सुन लेंगे और वो भी हो जाएगी। मर्जी है, मतलब ये चॉइस अपनी अपनी है, जहां पर भी जो भी चाहें। तो गाय ज्ञानिता मैं करूंगा, ये मैं एक खोल लेता हूं, समय हो गया है क्योंकि जी। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल ना हो। तो ये गाय ज्ञानिता थी और इसके साथ ही हम आज का सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रणाम। जय कृष्णेंद्र।